मेरा नाम राधिका गुप्ता है और इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज़ की तरफ से मैं आप लोगों को 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वो पढ़ाने के लिए आऊँगी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपकी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में, जो कि आपकी 12th क्लास की पॉलिटी की एनसीईआरटी है और उसका पहला चैप्टर है द कोल्ड वॉर एरा। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं आपको कुछ टर्म्स के बेसिक मीनिंग बता दूंगी ताकि आपको अनफेमिलियर ना लगे इस सब्जेक्ट के साथ। तो पहली बात तो ये समझो कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का क्या मतलब है। कंटेम्प्रेरी का मतलब है कि 1991 के बाद का जो पीरियड है उसको हम लोग पोस्ट 1991 के बाद के पीरियड को हम लोग कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड बोलते हैं। ठीक है, और वर्ल्ड पॉलिटिक्स का तो मतलब आप लोग को पता ही है कि वर्ल्ड में जितनी भी सारी नौटंकी चल रही है, बकवास चल रही है, वो सारा वर्ल्ड पॉलिटिक्स का पार्ट है। ठीक है, उसके पहले का जो पीरियड था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का पीरियड से लेके 1991, क्योंकि 1991 में सोवियत यूनियन डिवाइड हो गया था 15 अलग अलग देशों में, रशिया बीइंग द मोस्ट प्रोमिनेंट वन। तो इसके बीच का जो पीरियड है उसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड वॉर एरा, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई है इस पीरियड में, 40-50 ईयर्स के इस डिकेड में बहुत कुछ हुआ है। कुछ चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे, बाकी चीज़ों के बारे में हम अपकमिंग चैप्टर्स में धीरे धीरे एज एंड व्हेन इट कम्स हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आप लोग को एक ब्रीफ छोटा सा दे दूं कि वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था 1914 से लेके 1918 के बीच में, आप लोग को पता ही होगा। और उसके बाद 1939 से लेके 45 तक जो हुआ था वो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग वर्ल्ड वॉर 2 से स्टार्ट करेंगे, उसकी ब्रीफ हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोगों को थोड़ी सी पिक्चर समझ में आए कि कैसे स्टार्ट हुआ कोल्ड वॉर, कैसे चीज़ें आगे अनफोल्ड हुई है। ठीक है, तो अब जैसे आप बात करोगे वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में, तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा हम लोग अपनी पढ़ाई को फन बनाएंगे ताकि मोनोटनी आपको फील ना हो। ठीक है, तो दो गुंडों की गैंग थी जो बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ाई कर रही थी। अलाइड पावर्स थे, एक्सिस पावर्स थे। जैसे हर गुंडे की गैंग होती है ना, तो उस गैंग के कुछ गुंडे होते हैं, कुछ मेंबर्स होते हैं। तो मेंबर्स कौन कौन थे अलाइड पावर्स के? फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन एंड सोवियत यूनियन, ये 4 पावर्स थे अलाइड की तरफ से। एक्सिस की तरफ से जापान, इटली, जर्मनी। हिटलर था, ठीक है, मुसोलिनी था इटली की तरफ से, जर्मनी की तरफ से हिटलर था, प्रोमिनेंट फिगर्स जो आपको पता ही होंगे, है ना। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान का बहुत मासिव डिस्ट्रक्शन हुआ था। न्यूक्लियर बॉम्ब्स, लिटिल बॉय एंड फैट मैन जो हिरोशिमा और नागासाकी पे फेंके थे अमेरिका ने, और दीज वर द न्यूक्स जो कि जब हिरोशिमा और नागासाकी पे गिरे तो उनका इतना वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन हुआ था जिसकी आज तक की जनरेशन्स प्रॉबली उससे सफ़र करती है। ठीक है, तो इस तरीके से वर्ल्ड वॉर 2 बहुत ही गंदे नोट पे एंड हुआ था। लैक्स ऑफ पीपल एक्चुअली डाइड इन वर्ल्ड वॉर 2, है ना। तो अलाइड पावर के बारे में तो मैं एक छोटी सी चीज़ बता रही हूँ कि इनिशियली अमेरिका और सोवियत ये इस लड़ाई में हिस्सा नहीं थे, ये नहीं लड़ना चाहते थे। यूएसए बिल्कुल नहीं लड़ना चाहता था वर्ल्ड वॉर 2, उसका पार्ट ही नहीं बनना चाहता था। यूएसए दूर था, वो कह रहा था भाई तुम्हें जो लड़ना है लड़ो, तुम्हें जैसे मरना है मरो, आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस नॉनसेंस। पर यूएसए को लाया गया है डेलिबरेटली। कैसे लाया गया? जापान ने बोला ऐसे कैसे भाई, बिल्कुल नहीं, हम तुम्हें लेके आएंगे। तो जापान ने पर्ल हार्बर जो अमेरिका की शिप थी उस पर बम फोड़ दिया। इससे अमेरिका को गुस्सा आ गया। अमेरिका को जैसे ही गुस्सा है वो कूद गया। अब अमेरिका अगर कूदेगा लड़ने के लिए जापान के अगेंस्ट, तो ऑब्वियस ही बात है जापान अलाइज की तरफ से लड़ेगा। क्यों? क्योंकि यूएसए अलाइज की तरफ से लड़ेगा। क्यों? क्योंकि जापान एक्सिस पावर का हिस्सा है। तो इस तरीके से अमेरिका कूद गया लड़ाई में। अमेरिका ऐसे कूदा, सोवियत यूनियन कैसे कूदा? देखो, सोवियत यूनियन पहले ना जर्मनी का दोस्त था, हिटली का दोस्त था, हिटलर का। पर हिटलर जो था वो दगाबाज आदमी था, वो उसने धोखा दे दिया। उसने जब धोखा दिया तो सोवियत यूनियन को गुस्सा आया, वो भी अलाइड पावर्स की तरफ से लड़ने के लिए आ गया। तो इस तरीके से अमेरिका, सोवियत यूनियन भी इस लड़ाई का हिस्सा बन गए, है ना। और वर्ल्ड वॉर 2 जब एंड हुआ तो मैंने बताया जापान का डिस्ट्रक्शन हो गया। इटली और जर्मनी भी बुरे तरीके से पिटे हुए थे। जर्मनी में तो इतनी हालत ख़राब थी कि मतलब काफ़ी ज़्यादा मास स्केल पे डिस्ट्रक्शन हुआ था और बहुत बुरे तरीके से सारे नेशंस डेवस्टेट हुए थे। अब आपका सवाल ये उठता है कि यार हम लोग ये पढ़ते हैं कि कोल्ड वॉर के टाइम पे 2 सुपर पावर्स इमर्ज हुई थी, वर्ल्ड बाइपोलर हो गया था। बाइपोलर होने का क्या मतलब है? बाइपोलर होने का मतलब है कि अमेरिका और सोवियत यूनियन, दीज वर दी 2 पोल्स। बाइपोल मतलब 2 पोल। तो वर्ल्ड के 2 पोल थे, वन वॉज द यूएसए एंड द अदर वॉज द यूएसएसआर, रशिया बोल लो उसको। अभी रशिया और 14 अलग नेशंस है, बट उस टाइम पे हम लोग उसको सोवियत यूनियन या फिर यूएसएसआर बोलेंगे, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, तो उस टाइम पे आप लोगों का सवाल ये होना चाहिए कि यार अलाइड पावर्स में तो 4 मेजर पावर्स थी, फ्रांस और ब्रिटेन भी थे, तो सिर्फ 2 पावर कैसे हुआ? वर्ल्ड बाइपोलर क्यों हुआ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, है ना। जीते तो चारों लोग थे। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन जो थे,
ऐसा इसलिए हुआ कि जो फ्रांस और ब्रिटेन थे ये बेसिकली जर्मनी के बीच में आते हैं, बाद में यूरोप के बीच में आते हैं, और इतनी इनकी लड़ाई होती है कि इन लोगों का इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन बहुत मास स्केल पे हो जाता है। तो जब इन लोगों का इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन इतना मास स्केल पे हो जाता है तो ब्रिटेन और फ्रांस के पास तो इतना पावर या वेरविदॉल ही नहीं था कि वो वर्ल्ड पावर बन पाए, सुप्रीम पावर बन पाए। तो कौन बचे? अमेरिका बचा और सोवियत यूनियन बचा। यही दो पावर्स आपके बचे हुए थे। ठीक है, तो बाद में यही दो पावर्स इमर्ज होते हैं और वर्ल्ड को बाईपोलर डिविजन्स में ऑलमोस्ट हम लोग बांट देते हैं। अब आपको यहाँ पे, क्योंकि आपका चैप्टर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में काफ़ी बात करता है और उस पर काफ़ी इंपॉर्टेंस एम्फेसिस देता है, तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके पहले एक छोटी सी चीज़ सॉरी मैं मिस कर गई, वो मैं आपको बता दूंगी कि ऐसा क्यों हुआ कि जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 के समय पे जापान के ऊपर वर्ल्ड वॉर 2 के समय पे न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका गया। यूएसए ने क्यों बम फेंका? क्योंकि देखो इसके बारे में ना कंस्पिरेसी थियरी है। कुछ लोग ये कहते हैं, जो यूएसए का डिसीजन क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि यूएसए को पता था कि जापान वॉज अबाउट टू सरेंडर। जापान अपने हाथ खड़े करने वाला था कि भैया मुझसे अब लड़ाई नहीं होगी, आई एम डन, लेट मी गेट आउट ऑफ दिस मेस। ठीक है, तो यूएसए को पता था कि जापान सरेंडर करने वाला है, उसके बाद भी यूएसए जापान पे बम फेंकता है। ऐसा क्यों करता है? ऐसा इसलिए करता है क्योंकि यूएसए बेसिकली बताना चाहता था कि मैं सुपर पावर हूँ, वो अपनी हेजेमनी घोषित करना चाहता था, इसीलिए वो जापान पे बम फेंकता है और वो यूएसए को बताना चाहता है कि सुन भाई, मैं सुप्रीम हूँ, तू नहीं है। ठीक है, तो वो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट जो था, वो जो पावर गेम था यहाँ पर, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पावर जो था कि नहीं भाई मैं सुप्रीम हूँ, वो यूएसए सिद्ध करना चाहता था, इसीलिए यूएसए ने जापान पे बम फेंका था। अच्छा, यूएसए अपने डिफेंस में क्या आर्ग्यूमेंट देता है? वो ये बोलता है कि हमने इसलिए बम फेंका क्योंकि हिरोशिमा पे बम फेंकने के बाद भी जापान ने सरेंडर नहीं किया था। सो टू मेक जापान सरेंडर एंड टू सेव द अमेरिकन लाइव्स, अमेरिका देन डिसाइडेड टू ड्रॉप अ बॉम्ब ऑन जापान। ठीक है, तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स जो थे वो जापान के ऊपर बम फेंकने के लिए रखे गए थे। ठीक है, अभी अपन बात करेंगे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की। तो देखो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की क्या कहानी है। क्यूबा की ज़रा सी आप लोकेशन अगर वर्ल्ड मैप पे देखोगे ना, ये वर्ल्ड मैप है, यहाँ पे क्यूबा है, दिस इज़ वेयर क्यूबा एक्चुअली इज़। इट इज़ वेरी नियर टू इट इज़ वेरी नियर टू अमेरिका। ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है। ठीक है, ये रशियन है, ये यूएसएसआर यहाँ पे है, ये रशियन फेडरेशन है। ठीक है, तो अगर आप मैप में दूरी देखोगे तो रशिया यहाँ पर है और क्यूबा यहाँ पर है। उसके बाद भी रशिया वॉज एबल टू प्लेस न्यूक्लियर बॉम्ब्स और न्यूक्लियर मिसाइल्स इन क्यूबा। ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, तो पूरा क्यूबा का जो क्राइसिस है वो ऐसे स्टार्ट होता है कि यार क्यूबा ना एक छोटा सा आइलैंड नेशन है यहाँ पर। ठीक है, और क्यूबा क्या था? क्यूबा कम्युनिस्ट था। ठीक है, रशिया भी कम्युनिस्ट था, है ना, वेर इज अमेरिका वॉज कैपिटलिस्ट, ये कैपिटलिस्ट था, है ना, तो ये लिबरल डेमोक्रेसी थी और ये हमारी जो थी कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट डेमोक्रेसी थी। अभी मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगी कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म क्या है और कैपिटलिज्म और लिबरल डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ पे बात इसलिए उठेगी, अभी मैं बाद में आपको बताऊंगी थोड़ा सा कि क्यों ये आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा था। अभी के लिए ब्रीफ में इतना समझ लो कि इन दो फिलॉसफीज़ का मतलब क्या है। बेसिक मैं बताऊंगी, ज़्यादा नहीं, आप गूगल करके पढ़ सकते हो। कैपिटलिज्म का मतलब ये है कि फ्री मार्केट इकोनॉमी है, फ्री हैंड ऑफ मार्केट से हमारा मार्केट चल रहा है ना। गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत मिनिमल होगा या फिर नहीं के बराबर होगा। जैसे कि चाइना, इट इज़ चाइना के बारे में अगर आप बात करोगे तो वो बिल्कुल नहीं, चाइना गलत एग्जाम्पल हो जाएगा, सॉरी। कैपिटलिज्म कंट्री के बारे में बात करोगे तो जैसे यूएसए, वहाँ पर मार्केट इंटरवेंशन है पूरा। ठीक है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है, गवर्नमेंट वुड एक्ट एज अ फैसिलिटेटर ऑफ इट, है ना। गवर्नमेंट वहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी को बढ़ावा देती है, गवर्नमेंट खुद प्रॉपर्टी या खुद रिसोर्सेज को ओन नहीं करती है। वहाँ पे बैंक नेशनलाइजेशन जैसी चीज़ें नहीं होती है। और रशिया में उल्टा उस टाइम पे क्या चल रहा था, रशिया सोशलिस्ट कंट्री थी, वो बिलीव करती थी, वो मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म से इंस्पायर्ड थी। वो ये बिलीव करती थी कि जो सारी की सारी प्रॉपर्टी है वो स्टेट की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, स्टेट ओन प्रॉपर्टी होती थी, और फिर स्टेट उस प्रॉपर्टी के हिसाब से जो भी मतलब पूरा मार्केट था उसको कंट्रोल करता था। कितना प्रोड्यूस होगा, कितना सेल होगा, किस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, किस प्राइस पे सेल होगा, वो सारी की सारी चीज़ें स्टेट डिसाइड करता था। ठीक है, तो उस टाइम पे होता क्या था कि स्टेट ये चाहता था कि हर बंदे का बराबर डेवलपमेंट हो। तो ये थी हमारी सोशलिज्म की कहानी। तो जो कंट्रीज़ थी वर्ल्ड में जो सोशलिज्म की तरफ इंक्लाइन थी या जो सोशलिस्ट कंट्रीज़ मानती थी अपने आप को, इंडिया वाज वन ऑफ देम। इंडिया एक्चुअली वाज अ सोशलिस्ट नेशन। और इंडिया रशिया से, मतलब नेहरू जी रशिया से इतना इंस्पायर्ड थे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में लेके आए थे इस बात को कि इंडिया एज अ सोशलिस्ट वेलफेयर स्टेट। ठीक है, तो ऑल द वर्ड सोशलिज्म वॉज एडेड लेटर,
बट हाँ, इंडिया सोशलिस्ट नेशन था, ये बस शुरू से एकदम इस्टेब्लिश्ड फैक्ट था। ठीक है, तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ थी वर्ल्ड की जो रशिया की तरफ इंक्लाइंड थी, जो अपने आप को सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट मानती थी। चाइना बीइंग वन ऑफ देम। चाइना वाज आल्सो अ कम्युनिस्ट, चाइना वाज एंड इज़ अ कम्युनिस्ट नेशन। अमेरिका से काफ़ी सारी कंट्रीज़ अपने आप को इंक्लाइंड करती थी, जैसे कि वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी। वो ये समझती थी कि हम कैपिटलिस्ट है, हम लिबरल डेमोक्रेसीज है, हम इंडिविजुअल को पूरी लिबर्टी देते हैं कि जो अपनी दुकान खोलना चाहे वो खोल सकता है, जो जैसे बिजनेस करना चाहे वो कर सकता है, जितना पैसा बनाना चाहे वो बना सकता है। तो एक बात ध्यान रखना कि जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ होती है वहाँ पे इनइक्वालिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब हमारी बात आती है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की। ये मैंने बता दिया आइडियोलॉजी। अब प्रॉब्लम क्या थी कि अमेरिका बीइंग अ कैपिटलिस्ट स्टेट, ठीक है, और यहाँ पर अमेरिका कैपिटलिस्ट था और उसके एकदम बाजू में इतना पास टेरिटरी में क्यूबा था जो कि कम्युनिस्ट नेशन था। फाइडल कास्ट्रो उस टाइम पे रूलर था क्यूबा का। फाइडल कास्ट्रो इज़ अ वेरी फनी मैन। ठीक है, तो फाइडल कास्ट्रो को हटाने के लिए, ओवरथ्रो करने के लिए अमेरिका ने एक अटेम्प्ट भी मारा था जो कि बाद में फेल हो गया था। तो फाइडल कास्ट्रो को लगा कि यार अमेरिका मेरे को हटा देगा, है ना, एक कू हो जाएगा। तो फाइडल कास्ट्रो ने बोला रशिया को कि भैया मेरी मदद करो, एंड रशिया वॉज मोर देन हैप्पी टू हेल्प। रशिया बोला अरे मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं तेरी बिल्कुल पूरी मदद करूँगा। तो रशिया वॉज हैप्पी टू ऑब्लाइज। रशिया ने क्या किया, रशिया ने उठा के न्यूक्लियर बम यहाँ ला के रख दिए। 21 दिन बाद अमेरिका की आँख खुली और जॉन एफ कैनेडी को पता चला कि भाई मेरे जस्ट नीचे बम रखे हुए हैं। जब अमेरिका को ये पता चला तो अमेरिका ने बोला कि जितनी भी शिप्स यूएसएसआर की यहाँ आएगी इस टेरिटरी में, इस वाटर को क्रॉस करेगी, वो सारी शिप हम लोग इंटरसेप्ट करेंगे। उस टाइम पर ये जो चीज़ थी ये एक्ट ऑफ वॉर मानी जाती थी। ठीक है, तो अमेरिका ने बस एक वार्निंग देने के लिए ये चीज़ करी कि यार यूएसएसआर को पता लगना चाहिए कि दैट वी माइट रिटालिएट, आप यहाँ पे न्यूक्लियर बम मत रखो। और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो था ना, उस टाइम पे ये इतना हाई पॉइंट था कि मतलब पूरे वर्ल्ड को लगा कि अब अगर किसी भी एक कंट्री ने न्यूक्लियर बम फोड़ दिया तो दूसरी कंट्री रिटालिएट करेगी, एंड देयर वुड बी सो मच ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड मास स्केल किलिंग्स ऑफ पीपल, जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एकदम हाई पॉइंट था पूरी टेंशन्स का, एंड दिस वाज इन 1961। ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1961 अप्रैल में हुआ था। तो ये इतना ज़्यादा हाई पॉइंट था इस पूरे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट का कि दिस इज़ प्रिसाइजली व्हाट इज़ कॉल्ड एज द कोल्ड वॉर, है ना। कोल्ड वॉर में ऐसा नहीं कि सिर्फ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, हम लोग बात करेंगे आगे इस बारे में। बट दिस वॉज अ पॉइंट वेयर द टेंशन्स वर एट इट्स मोस्ट एक्सट्रीम। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, ये देखो मैंने अभी आपको बताया था कि क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल्स पड़ी हुई थी और अमेरिका डरा हुआ था कि अगर ये मिसाइल्स यूएसएसआर ने फायर कर दी तो पूरा यूएसए तहस नहस हो जाएगा। ऐसा क्यों था, क्योंकि ये जो सर्कल्स है ना ये बता रहे हैं रेंज ऑफ न्यूक्लियर मिसाइल। रेंज का मतलब क्या है कि अगर एक मिसाइल यहाँ से फायर करी तो वो कितनी दूरी तक जा सकती है, उसको रेंज कहते हैं, है ना। जैसे मान लो यहाँ से मैंने फायर करी और 200 किलोमीटर रेंज है, तो 200 किलोमीटर तक वो मिसाइल पूरा जो है डिस्ट्रक्शन कर सकती है, वो उसकी रेंज कहलाती है। तो ये पूरा आउटर सर्कल आप देखो ऑलमोस्ट पूरा यूएसए कवर हो जाता है इसमें। तो ये पूरी की पूरी रेंज है न्यूक्लियर मिसाइल की, और इसीलिए यूएसए इतना डरा हुआ था उस समय पे। तो अभी अपन समझेंगे कि आइडिया ऑफ बफर स्टेट एंड लॉजिक ऑफ डिटरेंस क्या है। देखो डिटरेंस एक ऐसा वर्ड है जो जिसके नंबर मिलेंगे आपको, पहली बात तो लिखने के, और डिटरेंस आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि ये एक पूरी की पूरी काफ़ी बड़ी थियोरी कह लो या अंडरस्टैंडिंग कह लो अपने आप में। देखो लेट्स टॉक अबाउट द ह्यूज मिलिट्री बिल्टअप। यहाँ पे देखो आप, ह्यूज मिलिट्री बिल्टअप क्यों हुआ था। अभी आपने वीडियो में भी सुना होगा कि अगर एक छोटा सा न्यूक्लियर एक्सीडेंट भी हो जाता, अगर वो जो नीचे 3 मिलिट्री कमांडर थे सबमरीन में, अगर उनमें से 3rd मिलिट्री कमांडर वसीली आर्किपोव वो भी अगर हाँ बोल देता, तो कैसे एक स्लाइट स्प्लिट मोमेंट वुड हैव लेड टू मास स्केल फुल फ्लेजेड वॉर, न्यूक्लियर वॉर, है ना। तो क्यों ह्यूज मिलिट्री बिल्टअप हो रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा एप्रीहेंसिव थे। हर कंट्री को ये लगता था कि यार अगर मेरे नेबर ने मुझ पर अटैक कर दिया तो क्या होगा, मेरे पास इतना तो आर्मामेंट या आर्म्स होने चाहिए ना कि मैं अपनी कंट्री को बचा पाऊँ। ठीक है, तो बहुत सारे म्यूचुअल सस्पेशंस थे विच एक्चुअली लेट देम टू कॉन्स्टेंटली प्रिपेयर फॉर अ वॉर एंड स्टॉकपाइल द आर्म्स मोर दैन नेसेसरी। तो पहला उनका क्या बेसिकली सस्पेशन था कि व्हाट इफ देयर वाज अ न्यूक्लियर एक्सीडेंट, व्हाट इफ देयर इज एक्चुअली अ न्यूक्लियर एक्सीडेंट और हमारे पास कोई वेपन ही नहीं अपने बंदों को बचाने के लिए, है ना। व्हाट इफ समवन फायर्ड ऑफ द न्यूक्लियर वेपन बाय मिस्टेक, अगर किसी से गलती से बटन दब गया तो, है ना। या फिर अगर कोई मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो जैसे मान लो यूएसएसआर की किसी एलाई पे कोई छोटा सा अटैक हुआ और यूएसएसआर को लगे कि यार यूएसए ने ये अटैक किया है, यूएसए की कंस्पिरेसी है ये, तो फिर उस केस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने के चांसेस थे और मिसअंडरस्टैंडिंग वुड हैव लेड टू
अनदर वॉरफेयर, है ना। तो और क्या पता किसी सोल्जर ने मिस्चीवियसली एक वेपन शूट कर दिया हो, या फिर किसी नॉन स्टेट एक्टर के हाथ लग गई हो न्यूक्लियर वेपन एनर्जी, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो थी, इधर it would have been accidental और either it would have been it would not have been the same way, but still वो suspicions जो थे उन्होंने बेसिकली बहुत फ्यूल किया कि लोग अपना मिलिट्री बिल्डअप बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए। तो जब वो ये मिलिट्री बिल्डअप अपना बढ़ा रहे थे तो उस समय पे क्या हुआ कि ये मिलिट्री बिल्डअप बढ़ाते बढ़ाते वो लोग आइडिया ऑफ डिटरेंस देते थे कि यार हम क्यों ये इतना मिलिट्री बिल्डअप बढ़ा रहे हैं, बिकॉज वी वॉन्ट टू डेटर दी नेबरहुड और वी वॉन्ट टू डेटर अनदर हॉस्टाइल नेशन कि वो हम पे अटैक ना करे। डेटरेंस का क्या मतलब होता है? डेटरेंस का मतलब होता है डराना। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान का, या इंडिया और चाइना का। अगर चाइना अपना डिफेंस इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा तो इंडिया बीइंग इट्स नेबर वुड बी एप्रीहेंसिव कि यार चाइना के पास इतने आर्म्स एंड आर्मामेंट्स है, किसी दिन वो हम पे अटैक करेगा, हमारी पूरी पूरी टेरिटरी उसके रेंज में आती है, तो हमारे साथ क्या होगा? हमारे पास हमें अपने आप को बचाने के लिए, हमारी कंट्री को, हमारी टेरिटरी को बचाने के लिए एक मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक पाइल तो होना चाहिए ना। कैसे हम अपने आप को बचाएंगे? तो इंडिया वुड ऑल्सो स्टार्ट टू स्टॉक पाइल आर्म्स एंड आर्मामेंट्स, है ना। अगर इंडिया ऐसा करना स्टार्ट करेगा तो उसके नेबरहुड में जो छोटे छोटे नेशंस है, या पाकिस्तान है जो कि बहुत हॉस्टाइल नेशन है, वो ये चीज़ बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। तो एक पूरी की पूरी आर्म्स रेस स्टार्ट हो जाती है पूरे पूरे रीजन में कि एक नेशन जब अपना न्यूक्लियर पावर बढ़ाने की कोशिश करता है तो उसका जो नेबरहुड है, इमीडिएट नेबर है, वो एप्रीहेंसिव हो जाता है अपनी सिक्योरिटी को लेके, अपनी नेशनल सिक्योरिटी के डर में आ जाता है। तो वो आर्म्स रेस में भाग ले लेता है, वो फिर अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे के पूरे रीजन में, पूरे के पूरे ब्लॉक में एक आर्म्स रेस स्टार्ट हो जाती है। और क्यों ये सारी चीज़ें हो रही है भाई? आइडिया ऑफ डिटरेंस। वी वांट मिनिमम डिटरेंस, हम लोग डराना चाहते हैं बस, इसीलिए हमने एक मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक पाइल बना के रखा हुआ है। ये है डिटरेंस। ठीक है, अभी एक चीज़ और समझो कि बफर स्टेट क्या होता है। बफर स्टेट एक ऐसी चीज़ है जो देखो वैसे आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं, बट मैं सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ, तो नहीं समझ में आया तो इग्नोर कर सकते हो सेफली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बफर स्टेट का मतलब क्या होता है कि जैसे क्यूबा था, ठीक है, तो अब क्यूबा यूएसएसआर का अलाय था, तो उस टाइम पे यूएसएसआर क्यूबा को यूज़ कर रहा था टू एक्चुअली इंटिमिडेट यूएसए, है ना। और ऐसे क्या होता है कि आपके अलाइज अलग अलग रीजन में हो सकते हैं, या फिर आपके इमीडिएट नेबरहुड में आपसे लगी हुई टेरिटरी में भी हो सकते हैं। तो ये जो छोटे छोटे नेशंस होते हैं, ये बेसिकली दो हॉस्टाइल नेशंस के बीच में रहते हैं, एकदम बीच का बंदर जैसे काम करते हैं। ठीक है, कई बार ये बफर स्टेट टेंशन डिफ्यूज करने के भी काम आते हैं, कई बार ये स्टेट्स जो है वो टेंशन बढ़ाने के भी काम आते हैं। अब जैसे आप प्रेजेंट एग्जाम्पल ले लो क्रीमिया का। क्रीमिया बेसिकली इट्स अ स्मॉल पेनिनसुला जो कि यूक्रेन और रशिया के बीच में है। ये बेसिकली यूक्रेन का पार्ट था, बट अभी रशिया ने इसको कुछ समय पहले एनेक्स कर लिया था। ठीक है, काफ़ी रशिया का उस टाइम पे विवाद में चल रहा था कि ऐसा रशिया को नहीं करना चाहिए, मॉरली एथिकली ये काफ़ी गलत है, बट रशिया ने नॉनदलेस क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था। ठीक है, तो ये क्रीमिया इज़ नथिंग बट अ बफर स्टेट फॉर बोथ यूक्रेन एज वेल एज रशिया। एक और अगर आपको एग्जाम्पल दूँ तो आपको देव गार्शिया एक छोटा सा आइलैंड नेशन है, इट्स इन इंडियन ओशन, आप देखना मैप में जाके उसकी लोकेशन। देव गार्शिया जो आइलैंड है उस पर यूएसए का मिलिट्री बेस है। ठीक है, तो वो दो यूएसए तो बहुत दूर है हमारे इंडियन ओशन से, बट वो फिर भी यूएसए में अपनी प्रेजेंस बनाए रखा है देव गार्शिया की मदद से। तो एक छोटे से आइलैंड नेशन पे अपना मिलिट्री बेस सेटअप करके रखा हुआ है, एंड थ्रू दैट इट कैन एक्चुअली चेक कि क्या हो रहा है पूरे इंडियन ओशन में, पूरे इंडियन ओशन पे नज़र रख सकता है वो। ठीक है, तो ये बफर स्टेट थियरी है। एक और एग्जांपल दूँ तो इंडिया चाइना का एग्जांपल ले लो कि इंडिया चाइना के बीच में नेपाल और भूटान है ना। तो ये दोनों बफर स्टेट काम करते हैं, इंडिया चाइना बोथ बीइंग हॉस्टाइल नेशंस, तो ये हमारे लिए बफर स्टेट है। पाकिस्तान वॉज अ बफर स्टेट फॉर सम टाइम इन यूएस फॉरेन पॉलिसी। क्यों? क्योंकि जब उसको पूरा तालिबान वगैरह को यूएसए बढ़ावा दे रहा था तो उस टाइम पे इट वॉज पाकिस्तान जिसको यूएसए यूज़ कर रहा था इंडिया को इंटिमिडेट करने के लिए, है ना। तो कुछ ब्रीफ पीरियड के लिए पाकिस्तान भी एक बफर स्टेट का काम कर रहा था। इसमें से हो सकता है आपको काफ़ी सारी बातें समझ में अभी नहीं आएंगी क्योंकि आपको बैकग्राउंड स्टोरी नहीं पता है, घबराना मत, ये सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, यू कैन सेफली इग्नोर इट इफ़ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, अगली चीज़ जो हम लोग सीखेंगे वो था इमरजेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स। अभी देखो मैंने एक चीज़ आपको बताई कि द आइडिया ऑफ डिटरेंस दे दे के वो लोग अपना मिलिट्री बिल्डअप बढ़ाते जा रहे थे, है ना, स्टॉक पाइलिंग अपनी बढ़ाते जा रहे थे। तो जब वो अपनी स्टॉक पाइलिंग बढ़ाते जा रहे थे तो उस टाइम पे क्या हुआ कि कुछ समय बाद लोगों को समझ में आया कि यार एक बात बताओ, दोनों नेशंस को समझ में आ रहा था कि जब जापान पे बम फोड़े थे हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स फोड़े थे, तो कितना वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन हुआ था उन दो कंट्रीज़ का, ये पूरे वर्ल्ड ने देखा था, ये उन दो मेजर लीडर्स ने भी देखा था। तो उन्हें पता था कि इवन इफ़ वी स्टॉक पाइल द न्यूक्लियर आर्मामेंट्स, हम लोग उसको फायर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर फायर कर दिया
तो बहुत ज़्यादा मास स्केल पर डिस्ट्रक्शन हो जाएगा और किसी भी कंट्री को उस केस में तुम विनर और लूज़र नहीं बोल सकते, क्योंकि दोनों तरफ के इतने लोग मर जाएंगे कि तुम किसको विनर और किसको लूज़र बोलोगे, है ना। ये तो मतलब बहुत ही बेकार सी बात हो गई। तो उसी टाइम पे कुछ मिलिट्री अलायंसेस भी बनने लगे, और मिलिट्री अलायंसेस बने क्योंकि मिलिट्री आर्मामेंट हो रहा था। और फिर मिलिट्री अलायंसेस बनने के बाद ये जो मैंने अभी आपको बताया कि वो उनके बीच में एक समझदारी पैदा हो रही थी कि भाई एक कहीं पे आपको लिमिट करना पड़ेगा कि आप एक लेवल से ज़्यादा आर्मामेंट्स नहीं बढ़ाओगे, नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो सही नहीं है। तो डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू उन्होंने आपस में बात की और फिर जो बन के आया वो बेसिकली था आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी के लिए हम लोग समझते हैं कि मिलिट्री अलायंसेस कैसे बन रहे थे। जैसे देखो, अच्छा एक चीज़ मैंने आपको बहुत इनिशियल में बताई थी कि जो वर्ल्ड था हमारा कोल्ड वॉर के टाइम पे वो बाइपोलर वर्ल्ड था, ठीक है। तो बाइपोलर होने का क्या मतलब है, ये देखो इस पर्टिकुलर मैप में अगर आप देखोगे तो ये जो पीले पीले में सारी कंट्रीज़ बनी हुई है, पीले कलर से, येलो कलर से, ये सारी कंट्रीज़ अमेरिका को सपोर्ट कर रही थी। स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, वेस्ट जर्मनी हो गया, ब्रिटेन हो गया, नॉर्वे हो गया, इटली हो गया। दीज वर ऑल कंट्रीज, दीज वर ऑल पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूरोप। और ये सारी की सारी कंट्रीज जो थी ये बेसिकली यूएसए की सपोर्ट में थी। और यूएसए का उस टाइम पे एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था विच इज़ एक्टिव स्टिल टुडे, नेटो, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे नेटो का मेंबर्स थे। और ऐसे ही हमारा मॉस्को था विच इज़ रशिया, है ना, रशिया की कैपिटल है। तो रशिया और जो यूएसएसआर था उस टाइम पे, यूएसएसआर में ये सारी 15 कंट्रीज आती थी आपकी, ठीक है। तो ये सारी और जो ईस्टर्न यूरोप की कुछ कंट्रीज थी दे वर अ पार्ट ऑफ अनदर मिलिट्री अलायंस जो कि यूएसएसआर लीड कर रहा था, वो था वॉर्सो पैक्ट अलायंस, ठीक है। तो वॉर्सो पैक्ट के मेंबर्स थे ईस्टर्न यूरोप एंड द यूएसएसआर कंट्रीज, और कुछ कंट्रीज थी वेस्टर्न यूरोप की और अमेरिका की जो कि पार्ट थी नेटो की। तो ऐसे इस तरीके से दो मिलिट्री अलायंसेस हमारे बन के उभर गए थे और वर्ल्ड उस टाइम पे दो पोल्स में डिवाइड हो गया था, द ईस्टर्न पोल एंड द वेस्टर्न पोल, या यूएसएसआर बोल लो ब्लॉक या फिर यूएसए ब्लॉक बोल लो, ठीक है। कुछ कंट्रीज उस टाइम पे ऐसी भी थी जो बोली हमें किसी के साथ में नहीं आना है ना। तो अभी यहाँ पे आओ पीछे की तरफ थोड़ा सा। वेस्टर्न अलायंस जो था ना, दिस वाज बेसिकली फॉर्मलाइज्ड इनटू नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो इसके अंदर काफ़ी सारे स्टेट्स थे जो कि यूरोप के और अमेरिका के थे, जिन्होंने बोला कि अगर एक आदमी पे अटैक हुआ, अच्छा मिलिट्री अलायंस बनाने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो तुमने एक छोटी कंट्री पे अटैक किया, ठीक है, मान लो यूएसएसआर ने एक छोटी सी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री पे अटैक कर दिया, तो वो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री की तो औकात नहीं है यूएसएसआर से लड़ने की, तो वो मिलिट्री अलायंस का हिस्सा बनना चाहेगी। क्यों बनना चाहेगी? छोटी कंट्रीज़ के कुछ फ़ायदे हैं मिलिट्री अलायंस में घुसने के, बड़ी कंट्रीज़ के कुछ फ़ायदे हैं छोटी कंट्रीज़ को अपने अलायंस में लाने के। दोनों चीज़ें समझो। छोटी कंट्री क्यों बड़े अलायंस का हिस्सा बनना चाहती है? क्योंकि उसको एक तो पहली बात है मिलिट्री एड मिलेगी, उसको सेफ्टी मिलेगी कि भैया मेरे पे कोई अटैक करेगा तो सारे मिल के उसका रिटालिएशन करेंगे, जितने भी मेरे अलायंस के मेंबर्स हैं। तो भैया तुम मेरे को डरा नहीं सकते, थ्रेटन नहीं कर सकते, क्योंकि मैं छोटा देश हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या थी, उसको इकोनॉमिक एड मिलती रहती थी, है ना। तो एक तो सेफ्टी एस्पेक्ट था, दूसरा आपका एस्पेक्ट था इकोनॉमिक एड कि भैया मेरे को पैसे मिलते रहते हैं। जैसे पाकिस्तान है, अगर उस अभी चाइना उसको कितना पैसा देता रहता है ना, या यूएसए उसको इनिशियली कुछ साल पहले तक पैसे दे रहा था, फंड्स दे रहा था, इकोनॉमिक एड दे रहा था। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को एड देते रहता है, ठीक है। तो होता क्या है कि अभी ऑल्दो ये ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, बट आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि इकोनॉमिक एड हर कंट्री के लिए नेसेसरी होती है। अगर आपकी कंट्री छोटी है, उसकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है, उसके पास खाने पीने के पैसे नहीं हैं, तो उसको अपने डेवलपमेंट के लिए या बहुत सारी चीज़ों के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती। तो वो पैसे जो थे वो वेस्टर्न अलायंस, वो बड़ी बड़ी जो मेजर पावर्स थी वो देती थी। तो इस तरीके से छोटे नेशंस ल्योर हो जाते थे कि भैया हमें बड़े मिलिट्री अलायंस का हिस्सा बनना है। फाइन, अब ये तो चलो छोटे नेशंस का फ़ायदा पता चल गया। बड़े नेशन को क्या फ़ायदा, छोटी छोटी कंट्रीज़ को अपने उसमें साइड पे लेके आने में, तो उसके बहुत सारे फ़ायदे थे, अभी वो आपको बताऊँगी मैं। देखो बड़े नेशंस के क्या फ़ायदे थे, ये देखो। बड़े नेशंस के फ़ायदे ये थे कि बड़े नेशंस को काफ़ी सारे वाइटल रिसोर्सेज जैसे ऑयल हो गया, मिनरल्स हो गया। छोटे छोटे कई सारे ऐसे नेशंस हैं, जैसे मान लो ब्लैक सी के आसपास या कैस्पियन सी के आसपास कई सारे ऐसे नेशंस हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑयल और मिनरल है, ठीक है। तो बड़ा नेशन अगर छोटे नेशन की इकोनॉमिक एड में हेल्प कर रहा है या मिलिटरीली उसकी हेल्प कर रहा है, तो वो इन रिटर्न उसके जो वाइटल मिनरल ऑयल और रिसोर्सेज है उनको एक्सप्लॉइट कर सकता है। अच्छा, आपके मन में सवाल ये उठना चाहिए कि यार मैं क्यों ऐसा करने दूंगा, है ना, मैं खुद नहीं कर लूँगा एक्सप्लॉइट। द फैक्ट इज़ कि जो छोटी कंट्रीज होती है उनके पास इतना टेक्नोलॉजी नहीं होता है, उनके पास इतना वेयरविदॉल नहीं होता है कि वो ऑयल और मिनरल और सारा एक्सट्रैक्ट कर ले और उस हिसाब से उसको यूटिलाइज कर ले और
इकोनॉमिकली उसका फ़ायदा उठा ले। तो बड़े रिसोर्स, बड़े कंट्रीज़ जो हैं वो इस तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं छोटी कंट्रीज़ को। फिर दूसरी मिलती है उनको टेरिटरी, कि कहीं से अगर मान लो सुपर पावर को बम फेंकना हो, जैसे मान लो अभी मैंने एग्जांपल दिया क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का, रशिया इतना दूर था उसके बाद भी क्यूबा के पास उसकी होल्ड थी कि क्यूबा में जाके वो न्यूक्लियर मिसाइल लगा के यूएसए को धमकी दे पा रहा था। तो टेरिटरी मिल जाती है कि आप अपने वेपन्स वहाँ से फायर कर सकते हो, ट्रूप वहाँ पे अपने बिठा सकते हो, है ना, लोग पूरा सब देखने के लिए, सिक्योरिटी चेक करने के लिए। फिर लोकेशन फ्रॉम वेयर दे कैन स्पाई ऑन ईच अदर, ठीक बात है। इकोनॉमिक सपोर्ट मिलता है, कैसे, अब मैंने अभी बताया था कि छोटे नेशंस को इकोनॉमिक सपोर्ट मिलता है, बड़े नेशंस को भी इकोनॉमिक सपोर्ट मिलता है। कैसे मिलता है, जो मेनी स्मॉल अलाइज है वो साथ साथ में आके जो है मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स का पैसा भर सकते हैं। एक नेशन तो पूरा पैसा नहीं भर सकता, लेकिन बहुत सारे नेशंस मिलकर एक सर्टन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी तो दे ही सकते हैं। ये होता था। सबसे बड़ा रीज़न जो था बड़े नेशंस का छोटे नेशंस को लेके आने के लिए, वो था आइडियोलॉजिकल रीजंस। ये आइडियोलॉजिकल रीज़न आपको लग रहा होगा कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन उस टाइम बहुत सेंटिमेंटल एस्पेक्ट था। बहुत लोग इससे इमोशनली एकदम इतना ज़्यादा अटैच्ड थे सुपर पावर्स की, वो लोग अपनी आइडियोलॉजी को ही प्रोलिफरेट करना चाहते थे, बढ़ावा देना चाहते थे। ठीक है, तो होता क्या है, आइडियोलॉजिकल रीजंस ये सजेस्ट करते थे कि जैसे मान लो यूएसए जो था वो कैपिटलिज्म की बात करता था, यूएसएसआर सोशलिज्म की बात करता था, तो यूएसए और यूएसए के अलाइज बोलते थे कि भाई कैपिटलिज्म बेस्ट है, लिबरल डेमोक्रेसी बेस्ट है, इसी तरीके से दुनिया चलनी चाहिए, इसी तरीके से सब कुछ होना चाहिए, फ्री मार्केट होना चाहिए। वो ऐसा क्यों चाहते थे कि हर कंट्री उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करे, क्योंकि अगर सारी की सारी कंट्रीज कैपिटलिस्ट कंट्रीज हो जाएंगी तो पूरा वर्ल्ड फ्री हो जाएगा, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड हो जाएगा। तो जो बड़ी कंट्रीज़ हैं उनको मार्केट एक्सप्लोर करने में दिक्कत नहीं होगी, उनको बहुत सारे कंट्रीज़ के मार्केट मिल जाएंगे। वेरज अगर कंट्री सोशलिस्ट है, वहाँ पे स्टेट कंट्रोल कर रहा है रिसोर्सेज, तो ये उन कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि वो वहाँ पे फिर इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगी। क्योंकि स्टेट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडिया हमारी सोशलिस्ट कंट्री है, इंडिया में रेलवेज़ पूरा जो है स्टेट के अंडर आता है, तो कोई प्राइवेट मेंबर स्टेट में रेलवेज़ में इन्वेस्टमेंट करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि स्टेट का इतना कंट्रोल है कि स्टेट डिसाइड करेगा किस रेट पे भेजना है, किस रेट पे कौन सा लॉजिस्टिक्स चलना है ना। तो इतना इंटरवेंशन प्राइवेट प्लेयर्स नहीं चाहते हैं। इसीलिए ये जो कॉन्फ्लिक्ट था ये बहुत स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि ये हर अरीना में स्प्रेड हो रहा था, नॉट जस्ट पॉलिटिकल बट सोशल, इकोनॉमिक एंड ऑल द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये रीजंस थे कि क्यों छोटे पावर बड़ी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा बनना चाहते थे और क्यों बड़ा पावर छोटी कंट्रीज़ को अपने फोल्ड में लाना चाहता था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि कुछ मिलिट्री अलायंसेस बने थे, ये मैंने आपको मैप में दिखाया था। ठीक है, मिलिट्री अलायंसेस जब बनी तो उसके बाद क्या हुआ कि मिलिट्री अलायंसेस बनने के बाद कुछ टाइम के बाद डिप्लोमेटिक चैनल्स खुले और कंट्रीज़ ने आपस में बात किया कि भाई कितने समय तक हम इस तरीके से जो है आपस में लड़ाई करते रहेंगे, है ना। क्योंकि किसी भी दिन किसी की गलती से अगर न्यूक्लियर वॉरफेयर हो गया और ये आर्म्स के ऊपर कंट्रोल नहीं लगा तो इतना ज़्यादा बिल्टअप हो जाएगा आर्म्स एंड आर्मामेंट्स का कि बियॉन्ड कंट्रोल चला जाएगा ह्यूमन्स, फिर उसके बाद मतलब बियॉन्ड कंट्रोल हो जाएगा ह्यूमन के ये। ठीक है, तो फिर उन्होंने कुछ आर्म कंट्रोल ट्रीटीज साइन करी समझदारी दिखाते हुए। तो अब जैसे ये आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी थी, ठीक है, तो इन आर्म्स कंट्रोल 1960s के टाइम पे काफ़ी सारी मतलब 3 मेजर ट्रीटीज साइन हुई थी और उसके अलावा भी काफ़ी सारी ट्रीटीज़ यूएसए और यूएसएसआर के बीच में साइन हुई थी। तो जैसे अगर आप पहली ट्रीटी की बात करोगे तो वो थी न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी क्या कहता है कि जो न्यूक्लियर वेपन के टेस्ट है एटमॉस्फेयर में वो उन्होंने बैन कर दिए, आउटर स्पेस में उन्होंने बैन कर दिए, अंडर वाटर उन्होंने बैन कर दिए। अब इसके कई सारे लूप होल थे जो धीरे धीरे लोगों को मिलने लगे। ट्रीटी तो आपने साइन कर दी, बट अब जैसे किसी ने लैब में टेस्ट किया है तो वो इनमें से किसी के अंडर नहीं आता, ना एटमॉस्फेयर में आता, ना आउटर स्पेस में आता, ना वाटर में आता है। तो लोग फिर भी लूप होल निकाल के इस ट्रीटी के बाहर से काम कर पा रहे थे। ठीक है, फिर वो लोग लेके आए न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ठीक है, एनपीटी ट्रीटी था। एनपीटी ट्रीटी क्या था, वो ये बोलता था कि भाई जो P5 मेंबर्स है, यूएनएससी एक यूएन का वो है मतलब क्या बोल सकते हो, एक ऑर्गन है। ठीक है, तो यूएनएससी बेसिकली उसमें 5 परमानेंट मेंबर्स है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। तो जो 5 परमानेंट मेंबर्स है दे वर न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, इनके पास न्यूक्लियर कैपेसिटी ऑलरेडी डेवलप्ड थी। फिर उसके अलावा कुछ नेशंस ऐसे थे वर्ल्ड में, जैसे इंडिया हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, इजराइल हो गया, पाकिस्तान हो गया। इन कंट्रीज़ के पास भी न्यूक्लियर वेपन की कैपेसिटी थी, ऑल्दो ये एनपीटी के मेंबर नहीं थे। एनपीटी बेसिकली ये चाह रहा था, इसके एसेंस में अगर बात की जाए तो एनपीटी ये चाहता था कि भाई जो अभी तक जो जितने न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं वो अब आगे अपनी कैपेसिटी नहीं बढ़ाएंगे, उतने जितने न्यूक्लियर वेपन्स उनके पास है उतने ही रखेंगे, उसको धीरे धीरे कम करने के बारे में सोचेंगे। और जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं जिनके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हैं
वो उनके पास न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल, चाइना है, ठीक है, चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। अगर चाइना बोले कि नहीं नहीं पाकिस्तान तू तो मेरा दोस्त है, तू ले ले बना ले न्यूक्लियर वेपन, तो ऐसा नहीं कर सकता ना चाइना कि पाकिस्तान की मदद कर दे दोस्ती निभाने के चक्कर में और पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन्स प्रोलिफरेट कर दे। प्रोलिफरेट करने का क्या मतलब है, उसको दे दी टेक्नोलॉजी, उसको सिखा दिया कि ऐसे बनाते हैं न्यूक्लियर वेपन। एक बार आपने टेक्नोलॉजी प्रोलिफरेट कर दी, उसके बाद देयर इज़ नो गोइंग बैक। ठीक है, कंट्री चाहेगी कि वो न्यूक्लियर में सेल्फ रिलायंट हो जाए। तो इस तरीके से उन्होंने बोला कि आप प्रोलिफरेशन नहीं करोगे। फिर कुछ ट्रीटीज़ थी जो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में स्पेसिफिकली साइन हुई थी, जैसे सॉल्ट 1 ट्रीटी हो गई, सॉल्ट 2 ट्रीटी हो गई, स्टार्ट 1 ट्रीटी हो गई, स्टार्ट 2 ट्रीटी हो गई। तो ऐसी कई सारी न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी साइन हुई थी कंट्रीज़ के बीच में, सो दैट दिस प्रोलिफरेशन कुड बी स्टॉप्ड।